हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 10 करेंगे गवर्नेंस एंड कंप्लायंस रिस्क। तो हमें इसके अंदर ये टर्म्स की मीनिंग समझनी है कि गवर्नेंस क्या होती है, कंप्लायंस रिस्क क्या होता है और इससे रिलेटेड चीज़ें जितनी भी है वो हम सब इस चैप्टर के अंदर समझेंगे। तो गवर्नेंस जो है, अगर आप देखा जाए तो ये जो वर्ड है यहाँ पे हमें बॉक्स में दे रखा है कि ये वर्ड कैसे हमें मिला एंड देन उसका क्या मीनिंग होता है एक तरीके से। तो गवर्नेंस जो वर्ड है ये हमें 15th सेंचुरी के अंदर मिला था और एक ये लैटिन वर्ब थी उस वक्त जिसको बोला जाता था ग्यूबरनेर। ग्यूबरनेर करके ये वर्ड था एंड मोर ओरिजिनली फ्रॉम द ग्रीक वर्ड क्यूबरेनियन। तो ये एक ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड आप इस तरीके से बोल सकते हो कि लैटिन वर्ड था, उससे पहले ग्रीक वर्ड था क्यूबरेनियन, जिसका मतलब क्या होता था टू स्टीयर। गवर्नेंस इज ऑल्सो बिलीव टू बी एन आर्ट ऑफ स्टीयरिंग ईदर अ गवर्नमेंट और एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आप जब स्टीयर कर रहे हो, चाहे गवर्नमेंट को कर रहे हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन को कर रहे हो, तो उसी को गवर्नेंस बोला जा रहा है, मतलब जो ओरिजिनली इसका वर्ड मिला था। तो गवर्नेंस होता क्या है? गवर्नेंस इज कल्चर, वैल्यूज, मिशन, स्ट्रक्चर, लेयर्स ऑफ पॉलिसीज, प्रोसेस, मेजर्स बाय विच ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड एंड कंट्रोल। तो एक तरीके से गवर्नेंस क्या, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप सारी चीज़ें कर रहे हो ना, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कैसा कल्चर फॉलो हो रहा है, आपने कैसी वैल्यूज डेवलप कर रखी है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, क्या स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो आप, कितनी लेयर्स के अंदर, मतलब लेयर्स ऑफ पॉलिसीज कितनी है किसी चीज़ को फॉलो करने के लिए, क्या प्रोसेस फॉलो हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? गवर्नेंस ही हैं, जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। तो आप गवर्नेंस के लिए क्या लिख सकते हो? ये वाली बात यहाँ से लिख सकते हो कि गवर्नेंस क्या है, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन शुड परफॉर्म, कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म करना चाहिए। डिस्क्राइबिंग थ्रू पॉलिसीज व्हाट इज एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल, और अपनी पॉलिसीज के थ्रू आप बताते हो कि क्या चीज़ें एक्सेप्टेबल है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में और क्या चीज़ें अनएक्सेप्टेबल है। एंड कंप्लाइंस इज द एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पेक्टिंग, और ये जो कंप्लाइंस का एरिया होता है जहाँ पे हम, जो भी हम पढ़ेंगे आगे की कंप्लाइंस क्या होता है, जहाँ पे हम कन्फर्मेंस करते हैं अपनी पॉलिसीज़ को, लॉ को, प्रोसीजर्स को। तो कंप्लाइंस वो एरिया है जहाँ पे हम एक तरीके से उसको रिस्पॉन्सिबल कर रहे हैं कि ये चीज़ों को इंस्पेक्ट करेगी, जितनी भी चीज़ें हैं हमारी, जो हमने पॉलिसीज़ बना रखी हैं या जितने भी लॉज हैं वो पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एंड प्रूविंग दैट दे आर एडिक्वेटली बीइंग इम्प्लीमेंटेड एंड फॉलो। तो यही चीज़ वो इंस्पेक्ट करके प्रूव करते हैं कि हाँ, ये जो हमारी जितनी भी पॉलिसीज़ या लॉज से ये सब क्या हो रहे हैं, एडुकेटली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं और उनको फॉलो किया जा रहा है। तो ये क्या होता है? गवर्नेंस होता है। तो गवर्नेंस के अंदर ये बात लिख सकते हो, ये बात लिख सकते हो, और इसका ओरिजिनल वर्ड हम बता सकते हैं कि ये कहाँ से ड्राइव हुआ था। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट जो मेन वर्ड आता है वो आता है कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब क्या होता है? तो ये वाली लाइन जो है हमारे लिए मोर देन इनफ है, अगर इतनी लाइन भी हम समझ लेते हैं। तो कंप्लायंस का मतलब क्या होता है कि ये जर्नल टर्म है, जिसका मतलब क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू बिजनेस शोकेस करता है। बिजनेस क्या करता है? शोकेस करता है, बिजनेस दिखाता है। बिजनेस शोकेस करता है क्या, कि दे हैव कन्फर्म्ड, उन्होंने कन्फर्म किए हैं जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी, जितने भी वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए उनसे, रेगुलेशन से, पॉलिसीज से एंड लॉ से। यानी कि जो भी इनकी रिक्वायरमेंट थी ना कॉन्ट्रैक्ट में, उन्होंने जो बोला था, या कोई रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज हैं या लॉज हैं, उनकी जितनी रिक्वायरमेंट है वो सारी उन्होंने कंफर्म कर दी है। तो कंप्लाइंस ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम ये शो केस करते हैं कि हमने सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी वो कंफर्म कर दी है, कॉन्ट्रैक्ट, रेगुलेशन, पॉलिसी एंड लॉ की। सच एडहेरेंस नॉट ओनली इंक्लूड द स्टेट लॉज बट ऑल्सो इंटरनल पॉलिसीज। तो देखो यहाँ पे सिर्फ लॉ की ही बात नहीं हो रही कंप्लाइंस की, जब हम बात कर रहे हैं जो इंटरनल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं, जो आपने खुद ही अपने लिए पॉलिसीज और प्रोसीजर बनाए थे, उनको भी आप पूरा करोगे। तो अगर कंपनी जो है इन्फोर्स करती है कंप्लाइंसेस को, तो कंपनी कैन प्रिवेंट एंड डिटेक्ट वायलेशंस ऑफ द रूल्स विच सब्सिक्वेंटली प्रोटेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल फ्रॉम द फाइन्स एंड लॉ सूट। तो अगर कंपनी इसको एनफोर्स करेगी कंप्लाइंस को, तो उससे क्या होता है, कंपनी प्रिवेंट एंड डिटेक्ट कर सकती है कि कहाँ पे रूल्स जो है वो वायलेट हो रहे हैं, उनको रोक सकती है वायलेट होने से, और सब्सिक्वेंटली इसके चलते कंपनी क्या कर सकती है, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी फाइन्स हैं उनको रोक सकती है, अगर कोई लॉ सूट होना होता तो उसको रोक सकती है। तो ये कंप्लाइंस का मीनिंग होता है। अब कंप्लाइंस के अंदर ऑब्लिगेशंस क्या होती है, यानी कि आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं जब कंप्लाइंस करना होता है। तो कंप्लाइंस में क्या क्या ड्यूटी होती है? Compliance obligation include other interested party requirements related to management system which the organization has to or choose to adopt. These can include if applicable. तो यानी कि आपकी खुद की, और अगर कोई और थर्ड पार्टी है ना, उसके थ्रू भी अगर कोई इंटरेस्टेड पार्टी है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी आपको फुलफिल करनी पड़ती है। तो उसके अंदर जैसे क्या चीज़ें होती है, अगर आप किसी एग्रीमेंट में एंटर करते हो किसी कम्युनिटी ग्रुप्स के साथ या एनजीओ के साथ, तो आपको वो सारी चीज़ें अपनी कंप्लाइंस के तौर पर फुलफिल करनी पड़ती हैं। इवन दो दैट इज़ नॉट लॉ, बट आपको फुलफिल करना पड़ेगा क्योंकि आपने कमिट किया है एग्रीमेंट के थ्रू। ऐसी अगर आप कोई एग्रीमेंट में एंटर करते हो पब्लिक अथॉरिटीज़ या कस्टमर्स के साथ, आपको वो भी एज अ कंप्लाइंस पूरा करना पड़ेगा। अगर ऑर्गेनाइजेशन की कोई रिक्वायरमेंट्स है वो आपको करनी पड़ेंगी,
अगर आपके कोई वॉलेंटरी प्रिंसिपल्स है, आपने खुद ही अपने लिए बनाए थे कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, वो आपको करने पड़ेंगे। ऑब्लिगेशंस, अगर कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट के थ्रू अराइज होती है, आप किसी के साथ भी कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हुए थे, तो वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशनल और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, तो आप जिस भी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जिसमें भी आप काम कर रहे हैं, तो उसके जो ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको कंप्लायंस के तौर पर फुलफिल करने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आ जाती है? कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस के अंदर आ जाती है। कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस। तो अब ये जो आपकी कंप्लाइंस ऑब्लिगेशन है, मैंडेटरी भी हो सकती है, वॉलेंटरी भी हो सकती है। मैंडेटरी कब होगी? जैसे आप कोई लॉ बना हुआ है, कोई रेगुलेशंस बने, वो आपको करने ही पड़ेंगे। लेकिन वॉलेंटरी कब होती है? आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हो तो आप अपनी मर्जी से हुए हो, आपने अपने लिए कोई कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाया, आप एग्रीमेंट में एंटर हुए, तो ये सब अपनी मर्जी से एंटर होते हो और ये कंपलसरी नहीं होते, वॉलेंटरी होते हैं, मैंडेटरी नहीं होते। तो जो वॉलेंटरी अंडरटेकिंग्स होते हैं, जो आप अपनी स्वयं इच्छा से जिसके अंदर एंटर करते हो, वो आपकी कंप्लायंस ऑब्लिगेशन बन जाते हैं। अगर आप खुद ही उसको अडॉप्ट करने के लिए बोलते हो, आपने स्वयं इच्छा से बोला मैं करूँगा, तो अब करो। आपने अगर कोई बात बोली तो आपको करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है कंप्लायंस ऑब्लिगेशन के अंदर। अब क्या ज़रूरत है कंप्लायंस की, कि हमें क्यों करना होता है, नीड क्या है कंप्लायंस की? तो आपको हायर एम्प्लॉय रिटेंशन की, आपके जो एम्प्लॉय हैं वो आपके पास रहे, ऐसा नहीं कि कोई आ रहा है और उसको कंप्लायंस नहीं दिख रही है और वो छोड़ के जा रहा है। तो एम्प्लॉयज़ की ये टेंडेंसी होती है कि वो स्विच करते रहते हैं वर्क प्लेस को, अगर उनको ये लगता है कि कोई कंप्लायंस के इशू हैं, इन चीज़ों के इशू हैं जिस भी इन्वायरमेंट के अंदर वो काम कर रहे हैं, तो अपनी वर्क प्लेस को स्विच कर लेते हैं। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम आती है कि एम्प्लॉय आया गया तो उससे काम सही से चल नहीं पाता, क्योंकि एम्प्लॉय को भी लगता है ना कि उसकी सेफ्टी नहीं है, ये सारी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, कंपनसेशन नहीं मिलेंगे, पॉजिटिव इन्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए वो छोड़ देता है। दूसरा, लीगल चार्जेस रिड्यूस होते हैं अगर हम कंप्लाइंस करते हैं तो अगर आप कंप्लाइंस नहीं करोगे तो गवर्नमेंट बहुत सारी आपके ऊपर फाइन, पेनल्टीज, लॉ सूट, ये सब चीज़ें करती हैं और बिजनेस इवन शट डाउन भी हो जाता है। तो इनसे बचने के लिए हमें कंप्लाइंसेस करनी पड़ती है। देन कम्पिटिटिव एडवांटेज टू द बिजनेस के लिए करनी पड़ती है। तो जो भी बिजनेस सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं और जिनकी स्ट्रिक्ट इंटरनल पॉलिसी होती है, तो उनको क्या मिलती है? कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलती है बाकी बिजनेसेस से जो उसके साथ compete कर रहे होते हैं। क्योंकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, कस्टमर्स हैं, वो उस तरफ अट्रैक्ट होती है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ, ऐसे बिजनेस की तरफ जो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कंप्लाइंसेस को और किसी भी तरीके के इम्प्रॉपर या अनएथिकल बिहेवियर को प्रिवेंट करते हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को ज़्यादा फायदा मिलता है। तो आपको एम्प्लॉय रहेंगे, आपके लीगल चार्जेस नहीं लगेंगे, आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगी और आपके पब्लिक रिलेशन जो है वो बेटर हो जाएंगे। तो जो बिजनेस की सक्सेस होती है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है? पब्लिक इमेज के ऊपर। तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत सारे कोर्ट केसेस होने लग जाते हैं या गवर्नमेंट इंटरवीन करने लग जाती है, तो जो मार्केट और कस्टमर्स होते हैं वो अपना ट्रस्ट लूज करना शुरू कर देते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, जिससे कि नेगेटिव फाइनेंशियल इम्पैक्ट आता है और कंपनी की परफॉर्मेंस बेकार होने लग जाती है। तो कंप्लाइंस जो इंश्योर कर देता है कि आपके पब्लिक रिलेशन सही से बने रहते हैं और आपकी एक मार्केट के अंदर पॉजिटिव इमेज बनी रहती है। तो इन 4 रीजंस की वजह से ये नीड है, जिसकी वजह से आपको क्या करनी पड़ती है? कंप्लाइंस करनी पड़ती है। तो आपको गवर्नेंस का मीनिंग समझ आ गया कि गवर्नेंस क्या होता है। उसके बाद आपको कंप्लायंस का मीनिंग समझ आ गया, कंप्लायंस क्या होता है। उसके बाद आपको नीड ऑफ कंप्लायंस समझ आ गई कि कंप्लायंस की नीड क्या है। उसके बाद आती है टाइप्स ऑफ कंप्लायंसेस कि किस किस तरीके की कंप्लायंसेस होती हैं। तो दो ही तरीके की कंप्लायंसेस होती हैं, एक एक्सटर्नल कंप्लायंस होती है और एक इंटरनल कंप्लायंस होती है। एक्सटर्नल कंप्लायंस आपकी किस तरीके से हो सकती है? जो भी रूल्स लॉज गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, अगर आप उनको फॉलो नहीं करते तो आपके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालेंगे, आपकी गुडविल खराब हो जाएगी उससे। तो एक्सटर्नल कंप्लायंसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती है? जैसे कंपनी लॉ को आपको फॉलो करना है, लेबर लॉ फॉलो करने हैं, इन्वायरमेंटल लॉ फॉलो करना है, टैक्स लॉ फॉलो करना है। तो ये सब क्या है? एक्सटर्नल कंप्लायंसेस के एग्जाम्पल है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही है, इसके अलावा बहुत सारे होते हैं। ये किसने ऐसे मेजरली बताने की कोशिश की है जो करने पड़ते हैं। इसके अलावा इंटरनल कंप्लायंसेस होते हैं। इंटरनल कंप्लायंसेस मतलब कि जो आपने इंटरनली रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे अपने लिए, अपने ऑनर्स के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए, ट्रेडर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, तो आपको वो फॉलो करने पड़ते हैं ताकि आप सही से चीज़ें कर सको। तो एन ऑर्गेनाइजेशन विल कंप्लाई विद एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट ओनली व्हेन इट इज वर्किंग इन लाइन विद द इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। आप बाहर के रेगुलेशंस तो तब फॉलो करोगे ना जब आप पहले इंटरनल रूल्स कर पाओगे। अगर आप इंटरनल रूल्स ही फॉलो नहीं कर रहे तो आप एक्सटर्नल कैसे करोगे? तो जैसे इंटरनल के अंदर पॉजिटिव प्रिवेंटिव पॉलिसीज बनाते हो कि किस तरीके से आपको प्रिवेंटिव पॉलिसीज बनानी है, डिटेक्टिव कंट्रोल बनाते हो, करेक्टिव प्रोसीजर बनाते हो, तो ये सब क्या है? इंटरनल
कंप्लाइंस है। जैसे देखो एग्जांपल है, जब एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट फॉलो द कंपनीज पॉलिसी एंड रिकंसाइल कैश एंड बैंक अकाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ एंड रिपोर्ट टू द इंटरनल ऑडिटर। तो ये क्या है, अपने आप में इंटरनल कंप्लाइंस है कि भाई जो अकाउंटेंट है वो क्या करेगा, कैश बुक और पासबुक को मैच करेगा, जो बैंक रिकंसिलिएशन है वो करेगा और एंड में जाके इंटरनल ऑडिटर को रिपोर्ट करेगा। तो इसको आपको करना है हर बारी। एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल कंप्लाइंस हो सकता है जब स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी इज डन बाय द ड्यू डेट प्रोवाइड बाय द कंपनीज एक्ट। तो जो आप स्टैट्यूटरी ऑडिट करा रहे हो ड्यू डेट पे, तो वो आपका क्या है, एक्सटर्नल कंप्लाइंस है। और जब आप ये इंटरनली बैंक रिकंसिलेशन कर रहे हो, ये आपकी इंटरनल कंप्लाइंस है। तो कंप्लाइंस कितने टाइप की है, दो टाइप की है, एक इंटरनल हो गई और एक एक्सटर्नल हो गई। तो यहाँ तक क्लियर। अब हम आते हैं कंप्लाइंस रिस्क के ऊपर कि अगर कंप्लाइंस नहीं करेंगे तो उससे क्या रिस्क होंगे। कंप्लाइंस रिस्क का मतलब क्या होता है, ये वाली डेफिनेशन अगर आप लिखते हैं तो दैट इज मोर देन एनफ यहाँ तक। कंप्लाइंस रिस्क का मतलब क्या है, आपको एक एक्सपोजर मिलेगा किस चीज़ का, लीगल पेनल्टीज का, आपके ऊपर लीगल पेनल्टीज मिलेंगी, फाइनेंशियल फॉरफीचर हो जाएगा, आपका पैसा जब्त हो जाएगा, और आपको मटेरियल लॉस होंगे ऑर्गेनाइजेशन को अगर वो इंडस्ट्री के लॉज, रेगुलेशंस, इंटरनल पॉलिसीज और प्रिस्क्राइब बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं करते। और इसी को हम क्या बोलते हैं, कंप्लाइंस रिस्क बोलते हैं। आपने इतनी बात को याद करना है। कंप्लाइंस रिस्क इज ऑल्सो समटाइम नोन एज इंटीग्रिटी रिस्क, और इसको इंटीग्रिटी रिस्क के नाम से भी जान सकते हैं। आप यहीं साइड में लिख सकते हो कि इसका दूसरा नाम क्या होता है, इंटीग्रिटी रिस्क भी होता है। Many compliance regulations are enacted to ensure that organization approach fairly and ethically. For that reason, compliance risk is also known as integrity risk की एक organization fairly और ethically चलती रहे, इसी वजह से हम इसको integrity risk भी बोल देते हैं। यही रीजन है कि इसका नाम ये क्यों रखा हमने। अब जो रिस्क है, ये जो इंटीग्रिटी रिस्क है या कंप्लायंस रिस्क है, ये क्लोजली इंटरकनेक्टेड है तीन रिस्क से। कौन कौन से, ऑपरेशनल रिस्क, लीगल रिस्क और रेप्यूटेशन रिस्क। ये साथ में एग्जिस्ट करते रहेंगे। अगर ऑपरेशनल रिस्क साथ में चलेगा, अगर आप कंप्लायंस रिस्क नहीं करोगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन सही से नहीं चल पाएगी। लीगल रिस्क आपको फेस करने पड़ेंगे, अगर आप कंप्लायंस नहीं करोगे आपके ऊपर केसेस हो जाएंगे, आपकी रेप्यूटेशन खराब हो जाएगी, जिसके कारण आपको कस्टमर्स को लूज करना पड़ेगा। तो ये साथ में इंटरकनेक्टेड है, किससे, कंप्लायंस रिस्क से। तो आप ये साथ में बता सकते हो। देन एलिमेंट्स आते हैं इफेक्टिव कंप्लायंस प्रोग्राम के। किसके, कंप्लायंस प्रोग्राम के। इफेक्टिव कंप्लायंस प्रोग्राम के क्या एलिमेंट्स, अभी आगे चल के एक टॉपिक आएगा तो उसमें और इसमें फ़र्क करना होगा। वहाँ पे कंप्लायंस प्रोग्राम करके एक और वर्ड है, वो भी देखते हैं आगे चल के। तो ये क्या क्या है इसके अंदर, एनकरेजेस एथिकल कंडक्ट एंड कमिटमेंट टू कंप्लायंस विद द लॉज। एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव कंप्लायंस प्रोग्राम में भी लिस्टेड एज अंडर। तो सबसे पहले क्या है, अगर आपको एक इफेक्टिव कंप्लायंस प्रोग्राम बनाना है तो हाई लेवल कंपनी पर्सनल हु एक्सरसाइज इफेक्टिव ओवरसाइट। तो जो कंपनी के हाई लेवल पर्सनल है, यानी कि जो की मैनेजरियल पर्सन्स होते हैं, उनका क्या होना चाहिए, इफेक्टिव ओवरसाइट होना चाहिए। तो जो ऑर्गेनाइजेशन गवर्निंग बॉडी है शुड बी नॉलेजेबल अबाउट द इफेक्टिव कंप्लायंस प्रोग्राम। उनको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपका एक इफेक्टिव कंप्लायंस प्रोग्राम होता है। एंड शुड हैव ओवरसाइट ओवर इट। ओवरसाइट मतलब एक तरीके से उनको एक पूरे उसकी वो होनी चाहिए कि क्या है उसके अंदर, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। द गवर्निंग बॉडी शुड हैव द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंप्लायंस प्रोग्राम, क्योंकि ये जो गवर्निंग बॉडी है इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो सभी चीज़ों को कंप्लाई करते रहें और इफेक्टिवनेस बनी रहे। Specific individual shall have overall responsibility for day-to-day operations of the compliance program। और इनको क्या करना चाहिए, स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स बिठा देने चाहिए जो भी डे टू डे हमारे कंप्लाइंसेस होते हैं उनको वो करवाता रहे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना देनी चाहिए। और जो कंप्लायंस ऑफिसर होता है शैल बी डेजिग्नेटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस गवर्निंग बॉडी हु शैल पीरियडिकली रिपोर्ट टू द हायर लेवल मैनेजमेंट। और एक कंप्लायंस ऑफिसर बना देना चाहिए जो कि जितनी भी कंप्लायंसेस है वो रिपोर्ट करता रहे हाई लेवल मैनेजमेंट को कि हम सारी चीज़ें कंप्लाई कर रहे हैं। द कंप्लायंस ऑफिसर शुड बी गिवन एडिक्वेट रिसोर्सेज विद एप्रोप्रिएट अथॉरिटी एंड डायरेक्ट एक्सेस टू द गवर्निंग बॉडी। तो आपको जो, अगर आप कंप्लायंस ऑफिसर बना रहे हो जिसको, उसको आपको एडिक्वेट रिसोर्सेज देने पड़ेंगे और साथ साथ अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी कि वो डिसीजंस ले सके, और उसको डायरेक्ट एक्सेस मिलनी चाहिए गवर्निंग बॉडी तक कि वो अगर कोई भी चीज़ हो रही है तो गवर्निंग बॉडी को जाके बता सके। तो सबसे पहले अगर आपको इफेक्टिव कंप्लायंस प्रोग्राम बनाना है तो उसके अंदर हाई लेवल कंपनी के जो पर्सनल्स हैं उनकी क्या होनी चाहिए, इफेक्टिव ओवरसाइट होनी चाहिए। तो वो कैसे होगी, अगर वो एक इंडिविजुअल्स को बिठा देंगे, कंप्लायंस ऑफिसर को बिठा देंगे कि वो सारी चीज़ें कंप्लाई करवाता रहे और उन तक पहुंचाता रहे, तो ये चीज़ें इजीली हो जाएंगी। दूसरा कि जो आपकी पॉलिसीज़ हैं वो रिटर्न होनी चाहिए। पॉलिसीज और प्रोसीजर कैसे होने चाहिए, रिटर्न होने चाहिए। तो एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी नोन द लीगल रिक्वायरमेंट सो दैट एम्प्लॉय अंडरस्टैंड देयर ऑब्लिगेशंस, कि क्या उनकी ऑब्लिगेशंस हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं
वो आपको एम्प्लॉयज़ को बताने हैं ताकि उनकी जो ड्यूटीज़ हैं एम्प्लॉयज़ की वो उनको पता चल जाए कि हमें ये चीज़ें करनी है। द एम्प्लॉय शुड बी एनकरेज टू रिपोर्ट सस्पेक्टेड फ्रॉड एंड अदर रेगुलरिटी विदाउट फियर। और हमें क्या करना है, अपने एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करना है कि अगर उनको कोई फ्रॉड होते हुए दिखता है या उनको लगता है कि कोई फ्रॉड हो रहा है तो उसकी वो रिपोर्टिंग जल्द से जल्द कर सके और बिना किसी फियर के कर सके। तीसरा, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। हमें अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग एंड एजुकेशन देने की जरूरत है। द एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी प्रोवाइडेड रीजनेबल ट्रेनिंग टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशंस कंप्लायंस प्रोग्राम एंड इट्स पॉलिसी एंड प्रोसेस। देन लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन की किस लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो करना है। तो इन्फॉर्मेशन जो है कंप्लायंस प्रोग्राम की वो आपको वाइडली कम्युनिकेट करनी है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इस इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए कंप्लायंस प्रोग्राम की द प्रोग्राम मस्ट एस्टेब्लिश लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन की किस लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन से आपको कंप्लायंस प्रोग्राम को आगे कम्युनिकेट करना है, तो आपका ये एस्टेब्लिश होना चाहिए। Where employee and agents may seek guidance and report their concern, including the opportunity to report anonymously, there are assurances that there will be no retaliation or good faith reporting. Retaliation for good faith reporting की आपको किस लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन को यूज़ करना है, एक तो ये होना चाहिए। दूसरा कि अगर कोई कम्युनिकेट करेगा एम्प्लॉय गुड फेथ के अंदर की इस तरीके की रिपोर्टिंग जो है मतलब रिपोर्टिंग करने के लिए कि कोई फ्रॉड हो रहा है या ये हो रहा है, तो आपको उनको इंश्योर करना है कि अगर वो इस तरीके से करते भी हैं रिपोर्टिंग तो उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, उनके अगेंस्ट कोई रिटेलिएशन नहीं होगी। तो ये चीज़ यहाँ पे हमें इंश्योर करनी है। स्टैंडर्ड एनफोर्स थ्रू वेल पब्लिसाइज डिसिप्लिनरी गाइडलाइन। तो आप स्टैंडर्ड्स को कैसे इन्फोर्स करवा सकते हो, वेल पब्लिसाइज डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस के थ्रू करवा सकते हो। इंटरनल कंप्लायंस मॉनिटरिंग की जो कंप्लायंस है उसकी आप मॉनिटरिंग करवाओगे इंटरनल कंप्लायंस की, और क्या रिस्पांस रहता है अगर आपके सामने कोई ऑफेंस होता है, डिटेक्ट होता है, और उसके लिए क्या आप करेक्टिव एक्शंस लेते हो। तो आफ्टर मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग द कंप्लायंस प्रोग्राम द ऑर्गेनाइजेशन शैल टेक रीजनेबल स्टेप टू रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली। कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, एप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्स करोगे अगर कोई लॉ का वायोलेशन होता है, पॉलिसीज का वायोलेशन होता है, और प्रिवेंट करोगे कि वो फ्यूचर में इस तरीके की चीज़ ना हो। और जिस वजह से हुआ है उस अपनी पॉलिसी को, प्रोग्राम को मॉडिफाई कर लोगे, ये गलती क्यों उस प्रोग्राम ने नहीं रोक पाया था, तो ये कमी थी जिसके अंदर हमने चेंजेस कर दिए। तो ये क्या है, एलिमेंट्स हैं इफेक्टिव कंप्लायंस प्रोग्राम के। देन एक नया कंसेप्ट ऐड ऑन हुआ, रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी, जिसको इन शॉर्ट रेग टेक बोलते हैं। कि जो रेगुलेशंस हैं या लॉज हैं उनको कैसे फॉलो करवाया जाता है, किसकी हेल्प से, टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो यहाँ पे हमें बता रखा है कि जो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर है हैज़ लॉन्ग बीन ब्रीमिंग विद द रेगुलेशंस इन एन अटेम्प्ट टू रिड्यूस अ वास्ट एंड एवर इंक्रीजिंग बर्डन ऑफ रेगुलेटरी टर्म्स। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर स्टार्टिंग टू टर्न द न्यू टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस। की इतने सारे कंप्लाइंसेज होते हैं, इतने सारे लॉज होते हैं, तो उनको फुलफिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया है, न्यू टेक्नोलॉजी सोल्यूशंस के तरफ अपना झुकाव दिखाया है। अराउंड द वर्ल्ड रेगुलेटरी चेंजेस इन द फाइनेंशियल सेक्टर इज इंक्रीजिंग एट अ स्टेजरिंग रेट। तो बहुत तेजी से मतलब फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंदर लॉज के चेंजेस आ रहे हैं। तो कॉपिंग विद द शेयर वॉल्यूम ऑफ न्यू रेगुलेटरी चेंजेस इंपोजेस हाई कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्ट्रिंजेंट टाइमलाइंस। तो बहुत उनके अंदर आपको छोटी टाइमलाइंस दी जाती है कि आपको ये चीज़ 10 दिन में करनी है, 15 दिन में करनी है। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है कि, और बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें चेंज होती है कि उनको जैसे ही पता चलता है टाइम कम रह जाता है। तो ओवर द पास्ट डिकेड रेगुलेशंस हैव आस्क्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू अंडरटेक सेवरल मॉडर्नाइजेशन ऑन देयर बिजनेसेस एंड many of the organization have struggled with regulatory driven transformation। तो बहुत सारे चेंजेस करने के लिए भी बोले गए हैं बिजनेसेस को। जैसे जैसे हम टाइम के साथ आगे बढ़े हैं तो उनको इन चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। तो जो रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी है, जिसको इन शॉर्ट रेगटेक बोल रहे हैं, इसने क्या एस्टेब्लिश किया है, सॉलिड फाउंडेशन विद इन द फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम टू ओवरकम दिस एंड कम अप विद सॉल्यूशन दैट आर टारगेटेड टू न्यू एंड कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस। तो इन्होंने जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का एक तरीके से जो सिस्टम है, इकोसिस्टम है, उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हमें आ रही थी उसको ओवरकम करने की कोशिश किया और सॉल्यूशंस दिए हैं हमें। लिटिगेशन एंड रेगुलेटरी रेमेडियन एरियाज फेस बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंबाइंड विद ओवरऑल रिडक्शन इन कॉस्ट कंप्लायंस, जिससे कि हमारी कॉस्ट कंप्लायंस का भी खर्चा कम हो गया और मतलब कंप्लायंस का कॉस्ट भी जो है वो कम हो गई, और बाकी जितनी प्रॉब्लम्स हमें आ रही थी वो सारी भी हट गई। रेगटेक इज अ प्लेटफॉर्म। रेगटेक है कि अपने आप में एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम कंबाइन कर देते हैं रेगुलेशंस को टेक्नोलॉजी के साथ, जो भी लॉज हैं उनको टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन कर देते हैं। These are technology created to facilitate compliance with increasingly complex regulations and severe users in process monitoring। तो एक तरीके से टेक्नोलॉजीज को हम यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि हम टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, कंप्लाइंसेस करने के लिए, जो कंप्लाइंसेस बहुत तेज़ी से कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं और बढ़ती जा रही हैं। तो जैसे किन किन चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं मेजर टेक्नोलॉजीज़ को, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ कर रहे हैं, एआई जो होता है, ब्लॉकचेन के प्रोसेस को यूज़ कर रहे हैं, वो जो ब्लॉकचेन होता है,
इसके ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा और समझ सकते हो इन डिटेल, तो वो आपकी आईटी की क्लास अलग से हो जाएगी, तो आप यूट्यूब पे देख लेकर अलग से। बिग डाटा को यूज़ कर सकते हो, मशीन लर्निंग, वर्चुअलाइजेशन, डाटा माइनिंग एंड एनालिटिक्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, क्लाउड कंप्यूटिंग, तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं जिसको यूज़ करते हैं हम। इसके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। ये कुछ मेजर चीज़ें बता देंगे कि जिनको यूज़ किया जाता है रेग टेक के अंदर, टेक्नोलॉजी को जिसको यूज़ किया जाता है हमारे रेगुलेशंस को कंप्लाइंस करने के लिए। इसके फ़ायदे होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं कि एक तो आप जितने भी कंप्लाइंसेस होते हैं रेगुलेशंस के वो आपके होते रहते हैं। डाटा मैनेजमेंट बहुत ईजी हो जाता है इन सब से। आप रियल टाइम रिपोर्टिंग कर पाते हो, बहुत टाइम नहीं लगता, एकदम से आप डाटा डालते हो, जो भी आपको चाहिए वो मिल जाता है। डाटा एनालिटिक्स एंड डिसीजन मेकिंग आप जल्दी कर पाते हो। रेगुलेशन रिफ्रेमिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग न्यू गवर्नेंस, फ्रॉड एंड रिस्क मैनेजमेंट हो जाता है। रिड्यूसिंग टाइम नीडेड फॉर क्लाइंट ऑन बोर्डिंग, आप जल्दी से क्लाइंट की ऑन बोर्डिंग कर लेते हो। आइडेंटिफाइंग द फ्रॉड, इजीली पकड़े जाते हैं। अडॉप्टिंग टू न्यू रेगुलेशंस फास्टर, जल्दी आप कर लेते हो। इंप्रूव डाटा कलेक्शन एंड डाटा एनालिटिक्स, तो ये सब बेनिफिट्स होते हैं, ये तो याद करने पड़ेंगे। अब अगर कोई क्या अगर कंप्लाइंस नहीं करता, यानी कि नॉन कंप्लाइंस के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, तो ये अलग अलग कंट्रीज़ के भी हमें देखनी है। जैसे पेनल्टीज एंड फाइन लगेंगे अगर आप नहीं करोगे, क्रिमिनल चार्जेस लग जाएंगे, रेपुटेशनल डैमेज होगी आपकी, मार्केट में आपको एक्सेस नहीं मिलेगी और आपको फंडिंग नहीं मिलेगी। ये सारे बेसिकली क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस है अगर आप कंप्लाइंस नहीं करते हो तो कॉन्सिक्वेंसेस सबसे पहले हम पेनल्टी एंड फाइन से शुरू करते हैं। पेनल्टी एंड फाइन कंपनीज एक्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग है। जैसे कि मेमोरेंडम के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो सेक्शन 4 सबसेक्शन 5 क्लॉज 2A, वेयर आफ्टर रिजर्वेशन ऑफ नेम अंडर क्लॉज 1, जब आप नेम रिजर्वेशन कर लेते हो, इट इज फाउंड दैट नेम वाज अप्लाइड बाय फर्निशिंग रॉन्ग एंड इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, और पता चलता है कि जो आपने नेम के लिए अप्लाई किया था वो कैसे किया था, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देके आपने अप्लाई किया था नेम के लिए। तो if the company has not been incorporated, the reserved name shall be cancelled and the person making application under subsection 4 shall be made a penalty which may be extended to 1 lakh rupees to ensure that company furnish true information and fraud can be avoided। तो ये क्यों किया जाता है कि जिस भी व्यक्ति ने ये नाम अप्लाई किया था वो गलत इन्फॉर्मेशन ना दे, उसके ऊपर क्या किया जाता है, फाइन लगाया जा सकता है कितने रुपए का, 1 लाख रुपए तक का, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है। तो ये पेनल्टी एंड फाइन है कि आप नॉन कंप्लाइंस, एक तरीके की नॉन कंप्लाइंस है, अगर आपने नॉन कंप्लाइंस की तो आपको पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में अगर कोई कंप्लाइंस नहीं करते, अगर आप डिफॉल्ट कर देते हो कंप्लाइंग करने में रिक्वायरमेंट ऑफ दिस सेक्शन, ये जो सेक्शन 12 सब सेक्शन 8 है, इसको कंप्लाई नहीं करते, कि द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शिल बी लाइबल टू अ पेनल्टी ऑफ 1000 रुपीज फॉर एवरी डे, हर दिन 1000 रुपये का जुर्माना रखता रहेगा, विच द डिफॉल्ट कंटिन्यू बट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज़, और मैक्सिमम ये बढ़ बढ़ के 1 लाख रुपए तक चला जाएगा फाइन। फर्दर एज पर सबसेक्शन 9, द रजिस्ट्रार में कॉज द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी in case the reasonable doubt and in case default is found, he may proceed to initiate action against the removal of the name of the company from the register of the companies। और फिर जो रजिस्ट्रार है वो उस ऑफिस की फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने की कोशिश करेगा, और फिजिकल वेरिफिकेशन पे अगर ऑफिसर को लगता है कि किसी तरीके से ये गलत ऑफिस है या ऑफिस नहीं है और उसको रीजनेबल डाउट होते हैं, तो फिर वो उसका नाम स्ट्रक ऑफ करवा सकता है कंपनी का और फाइन वगैरह लगा सकता है। इसी तरीके से अल्ट्रेशन करवाते हो आप किसका, मेमोरेंडम का या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का, नोटेड इन एवरी कॉपी सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 का अगर वायोलेशन करते हो, तो अगर एक कंपनी डिफॉल्ट करती है सब सेक्शन 1 के कंप्लाइंस का सेक्शन 15 के, तो द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ 1000 रुपीज फॉर एवरी कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम और आर्टिकल इशूड विदाउट सच अल्ट्रेशन। कि आप बिना अल्ट्रेशन के, जो आपने अल्ट्रेशन कराई थी उसके बिना आप अपना MOA पब्लिश कर देते हो, तो फिर वहाँ पे हर एक ऑफिसर जो भी उसके लिए लाइबल था उस डिफ़ॉल्ट के लिए, उसके ऊपर 1000 रुपये की हर एक कॉपी के प्रति पेनल्टी लगाई जाएगी, कि जितनी भी कॉपी उसने ये गलत मतलब बिना अल्ट्रेशन के छपा दी, पर कॉपी उसके ऊपर 1000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। इसी तरीके से सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 बोलता है कि अगर इफ अ कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट इन कंप्लाइन विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, द कंपनी एंड एवरी ऑफिसर, कंपनी पे भी और एक हर एक ऑफिसर के ऊपर भी फाइन लगेगा, पेनल्टी ऑफ 1000 रुपीज़ फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज, और 1 लाख रुपीज़ विच एवर इज लेस। तो हर एक दिन के 1 लाख रुपये, मतलब 1000 रुपये और 1 लाख रुपये जो भी दोनों में से कम होता है उतना फाइन कंपनी और ऑफिसर को पे करना पड़ेगा। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी बाय कंपनी, जो सेक्शन 39 सबसेक्शन 5 का वायोलेशन है, इन केस एनी डिफॉल्ट अंडर सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4, द कंपनी एंड इट्स ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी लायबल टू पेनल्टी फॉर ईच डिफॉल्ट 1000 रुपीज़ फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज, और 1 लाख रुपीज़ विच एवर इज लेस। तो यहाँ पे भी सेम फाइन है।
ऑफर और इन्विटेशन सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज प्राइवेट प्लेसमेंट, तो इस तरीके के दे रखे हैं। एक बार आप रीड कर सकते हैं कि अलग अलग फाइन है अलग अलग चीज़ों पे करने पे, तो आप 5-6 याद कर लो क्योंकि ये सारे याद नहीं होंगे। ठीक है, ये आपको अलग अलग एक्ट के अंदर भी थोड़ा सा बता दिया कि फॉरेन एक्सचेंज फेमा के अंदर भी इस तरीके से आप कॉन्ट्रवीन करते हो, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर करते हो तो क्या पेनल्टी लगती है, मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर करते हो तो ज़्यादा पेनल्टी नहीं है, कंपटीशन एक्ट में करते हो तो वहाँ पे भी आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है 1% ऑफ इधर द टर्नओवर ऑफ द और द असेट विच एवर इज हायर अमाउंट, तो इनकम टैक्स रिटर्न ना फाइल करने का, तो ये सब पेनल्टीज लगेंगी अगर आप ये चीज़ें नहीं करोगे। देन क्रिमिनल चार्जेस लग सकते हैं क्रिमिनल के अंदर, फिर आपको क्रिमिनल कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ेंगे कि क्रिमिनल लायबिलिटी अगर मिस स्टेटमेंट कर देते हो प्रोस्पेक्टस में, सर्च एंड सीजर हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन हो सकता है कंपनी के अफेयर्स के अंदर SFIO के थ्रू, तो ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। रेपुटेशनल डैमेज होगा कि आप लोगों के नज़रिए में चीज़ों को फुलफिल नहीं कर रहे, कंप्लाई नहीं कर रहे, तो मार्केट में आपकी इमेज खराब हो जाएगी। अब आपको सारे कॉन्सिक्वेंसेज फेस करने पड़ेंगे, आपको आपके कस्टमर छोड़ के चले जाएंगे, एम्प्लॉय छोड़ के जाएंगे, गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी बहुत ज़्यादा, आप compete नहीं कर पाओगे मार्केट में, तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी। देन एक्सेस टू मार्केट एंड प्रोडक्ट डिले होंगे, तो एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉज, सबके अपने अपने लेबर और एम्प्लॉयमेंट लॉज होते हैं। एंड मल्टीनेशनल कंपनीज आर ऑब्लाइज टू कंप्लाई विद लोकल लॉज एंड रेगुलेशंस, तो जहाँ जहाँ पे भी उनके ऑफिस है, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती है MNCs, उनको वहाँ के लोकल लॉज एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। Also, businesses are required to meet the host of regulation if they wish to do business with government. Non-compliance across enterprise and business network could result in exclusion from the tendering process and supplier database. In addition, companies that place value on corporate compliance may avoid doing business with कंपनीज विच आर नॉन कंप्लाइंट, तो आपकी साथ दूसरी कंपनीज काम नहीं करेंगी, मना कर देंगी, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट नहीं करेगी कि ये तो कंपनी कंप्लाई नहीं करती, तो इस तरीके से आपको मार्केट में एक्सेस नहीं मिलेगी और फंडिंग भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो बैंक है, वो कहेगा कि जब ये कंप्लाइंस नहीं कर रहा तो उसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, टैक्स पे नहीं करता, रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस नहीं करता, तो वो पैसा नहीं डालते उस कंपनी के अंदर। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं नॉन कंप्लाइंस के। एक हमारी नीड्स थी कि क्यों हमें करना होता है, और एक हमारे क्या है कॉन्सिक्वेंसेज, अगर हम नहीं करेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। उसके अलावा थोड़े बहुत और बता रखें कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, पर्सनल प्रॉब्लम होगी, ऑपरेशनल प्रॉब्लम होगी, रेगुलेटरी प्रॉब्लम होगी, तो ये अलग है। फिर कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट, कि अब आपको क्या करना है, कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट करना है कि किस तरीके से इसको कंप्लायंस को आपको मैनेज करना है, कि कंप्लायंस के जो रिस्क आ रहे हैं उसको मैनेज कैसे करना है। तो ये होता क्या है कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट, एक प्रोसेस है अपने आप में। क्या है कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट, एक अपने आप में प्रोसेस है ऑफ मैनेजिंग कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस टू मीट रेगुलेशन विद इन द वर्केबल टाइम फ्रेम एंड बजट। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, ये एक प्रोसेस फॉलो करते हो कि जितने भी आपके कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस हैं उनको मैनेज करते हो कि वो जो कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस हैं जिसके अंदर आपको रेगुलेशंस को पूरा करना है, तो वो वर्केबल टाइम फ्रेम में हो जाए, जितना टाइम था, और बजट में हो जाए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। इसी को हम कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं। तो इसका स्टेप्स क्या है कि आपको क्या क्या करना होता है। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना होता है कि वो कंप्लायंस ऑब्लिगेशन कैसी है। तो इसके अंदर आप अंडरस्टैंड करते हो कि वो रिक्वायरमेंट है या कमिटमेंट है। ठीक है, रिक्वायरमेंट है तो आपको कंपलसरी करनी ही पड़ेगी, और अगर रिक्वायरमेंट है कमिटमेंट है तो वो आपने खुद कमिट किया तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। द प्राइमरी एलिमेंट टू मैनेज compliance is to understand compliance obligation in light of strategic goals and objective. Compliance obligations stem from laws and regulation, industry और generic standard, internal policies, मतलब इन सब चीज़ की वजह से आपके ऊपर compliance obligations आती हैं। तो कंप्लाइंस ऑब्लिगेशन या तो रिक्वायरमेंट हो सकती है, कमिटमेंट हो सकती है। ऑब्लिगेशन दैट एंटरप्राइज नो कंट्रोल ओवर आर टर्म्ड एज कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट, जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जो आपको करनी ही करनी है, तो वो क्या है, रिक्वायरमेंट्स है। जैसे कि वन रिजल्टिंग फ्रॉम न्यू लॉज एंड रेगुलेशंस, अगर कोई न्यू लॉ या रेगुलेशन आ रहे हैं वो आपको करने ही पड़ेंगे। वाइल ऑब्लिगेशन दैट एन एंटरप्राइज मे चूज टू अबाइड बाय, जहाँ पे मर्जी होती है कि हम कर लें या ना कर लें, तो वो क्या होते हैं, कमिटमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस आर टर्म्ड एज कंप्लाइंस कमिटमेंट, कि भाई ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आप कर लो तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ऊपर कोई पेनल्टी या इस तरीके की चीज़ नहीं लगेगी। तो सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है कि कंप्लाइंस ऑब्लिगेशन किस तरीके की है। देन आपने रिस्क को एसेस करना है। तो वंस compliance obligations are established, a compliance risk assessment exercise should be undertaken to identify risk, causes, the areas of the impact and the consequences thereof। तो आपको एसेस करना है रिस्क की, है वो रिस्क है कैसा, क्या उसके रीजंस थे, कहाँ पे वो इम्पैक्ट करेगा और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तो ये आपने चेक करना होता है।
देन आपने एड्रेस ऑल कंप्लायंस रिस्क, जितने भी कंप्लायंस रिस्क है उनको एड्रेस करना है। एन एंटरप्राइज शुड इंश्योर एन इफेक्टिव एक्शन प्लान्स टू एड्रेस ऑल कंप्लायंस रिस्क विद क्लियर ऑनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड क्लोजर टाइम की किस कंप्लायंस के लिए किसकी ऑनरशिप है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन अकाउंटेबल रहेगा और क्लोजर टाइम क्या है उसका। तो ये सब चीज़ें इजीली हो जाती है अगर आप अपनी कंप्लायंस पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस, प्रोसीजर को डॉक्यूमेंट कर लेते हो, तो फिर आप सभी कंप्लायंस रिस्क को एड्रेस कर पाते हो। एंड देन इवेल्युएट परफॉर्मेंस, एंड एट फोर्थ स्टेज आप क्या करते हो कि अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हो। तो आपको क्या करना है, एक मैकेनिज्म बनाना है to measure and monitor the performance of the compliance practices and its impact on strategic goals and objective must be developed. Developing compliance performance indicators is one of the tools. तो इसके लिए एक और तरीके का टूल है जिसके थ्रू आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हो, जैसे कि कंप्लायंस परफॉर्मेंस इंडिकेटर, कि आप कैसी कंप्लायंस परफॉर्मेंस कर रहे हो उसके इंडिकेटर्स आप बना सकते हो। इट कैन बी सिंपल एज अ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ट्रेन्ड ऑन कंप्लायंस प्रैक्टिसेस टू नेचर मेच्योर इंडिकेटर्स सच एज रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस ट्रेंड्स। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, फीडबैक ले सकते हो क्लाइंट से, स्टेक होल्डर से, सप्लायर से। तो इस तरीके से आप इवेल्युएट कर सकते हो कि आप कैसी परफॉर्मेंस कर रहे हो। देन कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन आता है कि आपको रिस्क को मिटिगेट कैसे करना है। ठीक है, जो कंप्लायंस रिस्क है उसको मिटिगेट कैसे करना है। तो सीधी सी बात है, आपने ये देखना है कि कौन सा ऐसा कंप्लायंस रिस्क है जो कि ज़्यादा मटेरियल है, क्योंकि आपने आइडेंटिफाई तो कर लिया ना ऊपर, तो आपको ये देखना है कि कौन सा ज़्यादा मटेरियल है। जो सा ज़्यादा मटेरियल है उसके ऊपर आपको ज़्यादा रिसोर्सेज लगाने हैं, और जो सा कम मटेरियल है उसके ऊपर आपको कम रिसोर्सेज लगाने हैं, बाद में नज़र डालनी है। इस तरीके से आप मिटिगेट कर सकते हो कंप्लायंस रिस्क को। यही चीज़ इसने समझा रखी है। देयर आर नंबर ऑफ क्रिटिकल क्वेश्चंस ऑर्गेनाइजेशन शुड आस्क। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं जो कि अपने आप से पूछ सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए ये नहीं भी याद करोगे तो भी चलेगा, बट आपको ये वाली बात, मटेरियल इमटेरियल वाली बात याद रखनी है कि while it is impossible to eliminate all organizations risk exposure, आप सभी रिस्क को नहीं खत्म कर सकते। The risk framework and methodology help the organization prioritize which risk it wants more actively manage। तो आपको अपने मेथडोलॉजी ऐसी बनानी पड़ेगी जिसके अंदर आप ये चाहते हो कि कौन से रिस्क को आप सबसे पहले एक्टिवली मैनेज करना चाहते हो। तो डेवलपिंग अ फ्रेमवर्क एंड मेथडोलॉजी हेल्प ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच द ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टिंग रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज आर एबल टू रिड्यूस रिस्क। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो एट प्रेजेंट हमारे फ्रेमवर्क या मेथडोलॉजी, हम किस लेवल तक उस मेथडोलॉजी या फ्रेमवर्क से अपने रिस्क को कम कर पा रहे हैं। तो इफेक्टिव रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटी में रिड्यूस लाइकलीहुड ऑफ अक्रेंस ऑफ द रिस्क इवेंट। तो अगर आपका एक इफेक्टिव रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज़ हैं तो वो क्या करेंगी, लाइकलीहुड को रिड्यूस कर देंगी आपके रिस्क के इवेंट, क्योंकि चांसेस कम हो जाएंगे कि वो चीज़ हो, एज वेल एज द पोटेंशियल सीवियरिटी ऑफ इट्स इम्पैक्ट। और जो जितना ज़्यादा उसका मेजर इम्पैक्ट आ सकता था उस इम्पैक्ट उसका आप कम कर सकते हो अगर आपकी इफेक्टिव रिस्क मिटिगेशन है, ERM है। तो when an organization evaluates inherent risk in light of its existing control environment and activity, the degree of risk that result is known as the residual risk। तो इसने residual risk बताया क्या होता है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन इवेल्युएट करती है इनहेरेंट रिस्क को अपने एग्जिस्टिंग कंट्रोल एनवायरनमेंट में, कि जो इनहेरेंट रिस्क है, इनहेरेंट रिस्क क्या होता है कि वो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, ह्यूमन एरर होगा ही होगा। और अभी हमारा एग्जिस्टिंग कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा है कि हम उस इनहेरेंट रिस्क को कितना रोक सकते हैं। तो जब हम इसको देखते हैं और इसके कारण से जितना डिग्री ऑफ रिस्क रह जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिडुअल रिस्क बोलते हैं। If existing risk mitigation strategies are insufficient at reducing residual risk to a acceptable level, this is an indication that additional measures are in order। कि भाई हमारा जो existing framework है, strategies हैं, अगर वो insufficient है हमारे residual risk को कम करने के लिए एक acceptable level तक, तो फिर हमें additional measures लेने की ज़रूरत है। तो ये इसने कुछ एग्जाम्पल देके बता रखा है। देन हमारे पास आते हैं एसेंशियल्स ऑफ सक्सेसफुल कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। पहले हमारे पास कंप्लायंस प्रोग्राम के वहाँ पे एसेंशियल्स आए थे, जिसके अंदर हमने हाई लेवल इंडिविजुअल्स को ओवरसाइट होनी चाहिए, फिर वो रिटर्न के अंदर होनी चाहिए पॉलिसी, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, इंटरनल कंप्लायंस ओवरसाइट मॉनिटरिंग होनी चाहिए, वो सब हम देख रहे थे, और कैसे रिस्पॉन्स रहता है अगर कोई फ्रॉड डिटेक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या है, एसेंशियल्स ऑफ सक्सेसफुल कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में। तो इसके लिए क्या एसेंशियल है, सबसे पहले तो आपका एक्टिव बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट ओवरसाइट होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि आपका जो बोर्ड है वो इफेक्टिव होना चाहिए और सीनियर मैनेजमेंट ओवरसाइट होना चाहिए। इज द कॉर्नर स्टोन ऑन इफेक्टिव कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपकी होनी ही चाहिए। दूसरा, इफेक्टिव पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, की आपकी पॉलिसी एंड प्रोसीजर कैसे होने चाहिए, इफेक्टिव होने चाहिए। कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी एंड प्रोसीजर शुड बी क्लियरली डिफाइंड एंड कंसिस्टेंट विद नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन इंस्टीट्यूशंस एक्टिविटी। की वो क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए कि है क्या, और कंसिस्टेंट होनी चाहिए जो भी आपकी नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी है
आपकी इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़ की, आप जिस भी इंस्टीट्यूशन के से बिलोंग कर रहे हैं, जो भी आपका बिजनेस है, उस हिसाब से आपका नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए आपके कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज़ या प्रोसीजर्स की। तीसरी चीज़ आती है कंप्लायंस रिस्क एनालिसिस एंड कॉम्प्रिहेंसिव कंट्रोल। तो यहाँ पे क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन शुड यूज अप्रोप्रिएट टूल्स इन कंप्लायंस रिस्क एनालिसिस, की ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है, कंप्लायंस रिस्क एनालिसिस करना है, तो उसके लिए क्या करना है, अप्रोप्रिएट टूल्स को यूज़ करना है, जैसे कि सेल्फ असेसमेंट, रिस्क मैप, प्रोसेस फ्लॉज, की इंडिकेटर्स, ऑडिट रिपोर्ट्स, ये सब यूज़ करने हैं। इफेक्टिव कंप्लाइंस मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग की, कंप्लाइंस मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग कैसी होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन को इंश्योर करना है कि दे हैव एडुकेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि उनके पास MIS जो है वो एडुकेट है, जो कि मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है टाइमली रिपोर्ट्स ऑन कंप्लाइंस रिस्क, कंप्लाइंस लाइक ट्रेनिंग, इफेक्टिव कंप्लेंट सिस्टम, सर्टिफिकेशंस, इनके बारे में। और आखिरी में हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। तो इंडिपेंडेंट टेस्टिंग जो है वो होनी चाहिए, कंडक्ट होनी चाहिए, जो कि वेरीफाई करे कि जो हमारी कंप्लायंस रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज़ है वो सही से हो रही हैं और फंक्शनिंग के अंदर है और पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सही से चल रही है। तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंश्योर कर सकते हैं एक सबसे सक्सेसफुल कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम को। देन न्यू डेवलपमेंट, इसके अंदर GRC है, बस ये आखिरी टॉपिक है। GRC के अंदर क्या है, आपका तीनों चीज़ों को आपने मिला दिया, गवर्नेंस को, रिस्क मैनेजमेंट को और कंप्लाइंस को। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये क्या करती हैं, अगर आप इन तीनों चीज़ों को मिला देते हो, मतलब एक तरीके से ओवरलैपिंग एक्टिविटीज़ हैं, जैसे इंटरनल ऑडिट, इंटरनल मैनेजमेंट, ऑपरेशनल रिस्क असेसमेंट, कंप्लायंस रिस्क विद रेगुलेटरी प्रोग्राम्स अगर हम करते हैं, तो इससे हमें बेनिफिट रहता है क्या, अगर गवर्नेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस एस्टेब्लिश एंड एग्जीक्यूटेड बाय द डायरेक्टर्स। तो गवर्नेंस है क्या, एक कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर हम प्रोसेसेस को कंबाइन कर देते हैं, जो हमने शुरू में देखे थे कि किन किन चीज़ों को एक साथ कंबाइन कर रहे हैं, जो कि एस्टेब्लिश और एग्जीक्यूट किसके थ्रू किए जाते हैं, डायरेक्टर्स के थ्रू किए जाते हैं। That are reflected in organization structure and how it managed and led forward achieving goals. Governance describe the overall management approach through which the senior executive direct and control the entire organization using combination of management information and hierarchical management control structure. तो यही हमें पता चलता है गवर्नेंस के थ्रू की जो बोर्ड है, जो मतलब डायरेक्टर्स है हमारे, वो किस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं और उसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं। तो इस तरीके का होना चाहिए कि वो कंप्लीट, एक्यूरेट, टाइमली, एनेबल एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट डिसीजंस ले सकें। इस तरीके का हमें एक मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करना चाहिए। दूसरा रिस्क मैनेजमेंट जो होता है, इस प्रिडिक्टिंग मैनेजिंग रिस्क दैट कुड हिंडर द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम रिलायबली अचीविंग द ऑब्जेक्टिव अंडर अनसर्टनिटी। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है कि हम एक तरीके से प्रिडिक्ट करते हैं और मैनेज करते हैं ऐसे रिस्क को जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हिंडर कर सकते हैं, रोक सकते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने से। और कंप्लाइंस क्या होता है, इसके अंदर हम अडेयर करते हैं जो भी हमारी मैंडेटेड बाउंड्रीज होती हैं, जो भी लॉज, रेगुलेशंस हैं या वॉलेंटरी बाउंड्रीज होती है, उनको कंप्लाई करते हैं अपनी पॉलिसीज, प्रोसीजर्स को। तो GRC एक तरीके से इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, कलेक्शन ऑफ कैपेबिलिटीज एंड एनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन टू रिलायबली अचीव ऑब्जेक्टिव, एड्रेस अनसर्टेनिटी। तो ये तीन वर्ड आपने याद रखने हैं कि GRC से होता क्या है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाते हैं, अनसर्टेनिटी को एड्रेस कर पाते हैं और इंटीग्रिटी को अचीव कर पाते हैं, GRC अगर हम फॉलो करते हैं। तो GRC के अंदर हम इतना पढ़ सकते हैं और ये वाला टॉपिक जो है आपका खत्म हो जाता है, कंप्लायंस रिस्क एंड गवर्नेंस का, कंप्लायंस रिस्क एंड गवर्नेंस चैप्टर 10। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपको समझ आया होगा, काफ़ी हेल्प हुई होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।